नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा मध्य प्रदेश चुनाव का हाई वोल्टेज कैंपेन। आज कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव के मैदान में कैंपेन के लिए उतरे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को झूठों का सरदार कहकर आरोप लगाया, माहौल को और गरमाया। मोदी ने गिनाया कि पिछले 9 साल में जो कांग्रेस उन्हें 5 गालियां देती थी, वो अब 50 गालियां देती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान है। मोदी ने कहा, यहां पहले भी बीजेपी थी और आगे भी बीजेपी ही रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करप्शन का आरोप लगाया, लॉकर से निकलने वाला सोना याद दिलाया और फिर उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को पकड़ा जिसमें राहुल ने कहा था कि भारत में मेड इन चाइना फोन बिकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, मूर्खों के सरदार को इतना भी नहीं पता कि आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। मोदी ने राहुल को मेड इन इंडिया चाइना, मेड इन चाइना वाले बयान पर खरी खरी सुनाई। साथ ही आलू से सोना वाले बयान का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा, कांग्रेस के नेता उनसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, लूट और करप्शन। लेकिन अब कांग्रेस के नेता डरने लगे हैं क्योंकि जांच एजेंसियां अब कांग्रेस के करप्शन के लॉकर खोल रही हैं और इन लॉकर से आलू वाला सोना नहीं बल्कि असली सोना निकल रहा है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार 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 और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नीयत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और नोटों को ढेर निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, सोना। और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना, चोरी का माल।
भ्रष्टाचार, अपराध और कांग्रेस का इन दोनों का मेल किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। आज इलेक्शन कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी पूरे रंग में नजर आए। करप्शन को लेकर कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। मोदी ने कहा, कांग्रेस का पंजा लूटना और छीनना ही जानता है। अब यह बात जनता भी समझ गई है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं की समझ में आने लगा है कि चुनाव में हार तय है। इसलिए अब कांग्रेस के नेता साधु महात्माओं की शरण में जा रहे हैं। शायद कुछ चमत्कार हो जाए। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। मेरे परिवारजनों, जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। अब साधु महात्माओं के पास दोहरे धागे के लिए जा रहे हैं, कुछ नसीब खुल जाए। और कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मोदी ने आज मध्य प्रदेश में 3 रैलियां की, बैतूल, शाजापुर और झाबुआ। अब नोट करने वाली बात है कि इन तीनों इलाकों में आदिवासी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को पोलिंग है और चुनाव प्रचार कल खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज मोदी ने अपनी रैलियों में कहा कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश में उनका यह आखिरी चुनाव कार्यक्रम है और यहीं से उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आदिवासियों को भी संदेश दिया। मोदी ने कहा, 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आदिवासियों के पास आते थे। नेहरू ने ऐसा किया, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी ऐसा ही करते रहे और यह सिलसिला आज भी जारी है। मोदी ने कहा, इस रवैये की वजह से ही आदिवासियों के दिल में कांग्रेस के प्रति बहुत गुस्सा और नाराजगी है और चुनाव में वो कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस पर आदिवासियों के गुस्से और भाजपा पर आदिवासियों के भरोसे के कुछ ठोस कारण है। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक आदिवासी क्षेत्रों से, पिछड़े क्षेत्रों से सिर्फ भूखमरी की खबरें आती थी, कुपोषित बच्चों की तस्वीरें आती थी। कांग्रेस के नेता गरीबों की झोपड़ी में जाकर फोटो खिंचवाते थे और एक बार फोटो चमक गई खुद की, फिर उन आदिवासी परिवारों को भूल जाते थे। ये ड्रामा नाना ने भी किया, दादी ने भी किया, पिता ने भी किया, सबने किया, यही काम किया। इस तरह की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस क्या कभी गरीब का, किसी आदिवासी का भला कर सकती थी? क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारी गरीबी उनके फोटो के लिए है क्या? कांग्रेस पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाने के बाद मोदी ने अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने लोगों को बताया कि वो कई साल तक आदिवासी इलाकों में घूमते रहे, इसलिए वो जानते हैं कि आदिवासियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोदी ने कहा, जब वो संघ के स्वयंसेवक के तौर पर
आदिवासी इलाकों में जाते थे तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस के नेता और उस जमाने के अफसर आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाते थे। मोदी ने अपनी बात समझाने के लिए अपना उदाहरण दिया। वर्षों तक मैं बस में दाहोद और इस सारे बेल्ट में आया करता था। ये कांग्रेस की सरकारें थी तब क्या होता था, वो आते थे फिर कहते थे कि सरकार ने योजना बनाई है, आपको बैंक का लोन मिलेगा, इतना लोन मिलेगा तो इतनी मुर्गी आएगी, इतनी मुर्गी आएगी तो इतने अंडे होंगे, इतने अंडे फिर इतनी मुर्गी, फिर इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी। कभी कभी बोल देते थे कड़कनाथ का नाम भी। और वो बेचारा आदिवासी भी समझता था अच्छा यार पैसे का लोन मिल रहा है, 5-10 मुर्गी मिल जाएगी, अंडे होंगे, धीरे धीरे विस्तार होगा, अंडे भी बेचेंगे, मुर्गी भी बेचेगी, बच्चों का भला होगा। और वो बेचारा इस भरोसे लोन ले लेता था। और शाम को ही, अभी तो मुर्गी घर पहुंची है, शाम को ही लाल लाइट वाली गाड़ी आ जाती थी घर के बाहर। कैसे हो, मुर्गी तो बहुत अच्छी है। तो वो पूछता था साहब कहां से निकले थे? नहीं, बोले निकला था लेकिन अब रात देर हो गई तो बोला सोच यहीं रहो। अच्छा तो फिर भोजन कर लीजिए। अब मुर्गी नई नई आई है, 2 उसी रात साफ हो जाती थी। हफ्ते के बाद दूसरा नेता या बाबू आ जाता था, 2 मुर्गी और चली जाती थी। बेचारा मेरा आदिवासी एक भी अंडा आने से पहले मुर्गी चली जाती थी, वो कर्जदार बन जाता था। यही खेल चलता था। चलता था कि नहीं चलता था? यही ठगी चलती थी कि नहीं चलती थी? अगर आज के नरेंद्र मोदी के भाषण को ध्यान से देखें तो उनका फोकस 2 बातों पर था। एक कांग्रेस के करप्शन पर और दूसरा आदिवासी समाज के लिए किए गए कामों पर। दोनों ही मामलों में मोदी का पर्सनल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मोदी पर कभी करप्शन का आरोप नहीं लगा। उनके विरोधी भी मानते हैं कि मोदी ने भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगाई है। आदिवासियों को लेकर भी मोदी ने काफी कुछ किया है। उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को सर्वोच्च पदों तक पहुंचाया। कल नरेंद्र मोदी आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी आज शाम रांची पहुंचे। कल वो आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले शहीद बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाएंगे। आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव पहुंचेगा। इससे पूरे देश भर में आदिवासियों के बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अब नोट करने वाली बात यह भी है कि जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में 29 और राजस्थान में 28 आदिवासी बहुल सीटें हैं। ये वो सीटें हैं जहां एक जमाने में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इसीलिए मोदी का ये आदिवासी कार्ड बड़े सोच समझ कर खेला गया है और बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के भाषण सुन रहे थे। कांग्रेस के नेता मोदी की स्पीच सुनकर उसके हिसाब से जवाब तैयार कर रहे थे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों मध्य प्रदेश में थे। मोदी ने राहुल को मूर्खों का सरदार कहा तो खड़गे ने मोदी को झूठों का सरदार कह दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं ये जो काला धन है बाहर रखे हैं विदेश में,
वो पूरा काला धन लाके आपको 15-15 लाख दूंगा। मिला 15 लाख आपको? नहीं मिला। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। युवाओं को मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कितना? 2 करोड़। मिला 2 करोड़? झूठ बोले, बोले। ये दूसरा झूठ हो गया। और वो बोले कि किसानों की आमदनी मैं बढ़ाऊंगा और दुप्पट आमदनी करूंगा। किए दुप्पट आमदनी? नहीं। अरे मैं जो पूछ रहा हूं उसको सब नहीं बोल रहे। तो प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, शाह इतना झूठ बोलते हैं। अगर मैं कहूं पार्लियामेंट में, अगर मैं कहूं अगर भाषण में, तो मेरे को क्यों आप गालियां देते? मेरे को क्यों ऐसा बोलते? तुम खुद झूठे हो, झूठों के सरदार हो, और तुम मुझे कहते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो। तो इतने झूठ बोल के हुकूमत में आने वाले लोग, तुम लोगों से कैसा भ्रमित कर रहे हो? मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार कहा और नरेंद्र मोदी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। मोदी ने कहा, कांग्रेस हो या विपक्ष के दूसरे नेता हो, उनकी गालियां खाने की अब उनको आदत हो गई है। मोदी ने कहा 2014 से उन्हें गाली देने का सिलसिला जारी है, बस अब गालियों की संख्या बढ़ गई है। पहले जो कांग्रेसी 5 गालियां देते थे, अब वो 50 गालियां देने लगे हैं। आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा, पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। आज मध्य प्रदेश की कैंपेन में राहुल गांधी भी दिखाई दिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान चल रहा है, और फिर नंबर भी बता दिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस को 145 से 150 सीटें मिलने जा रही हैं। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं, और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस शुरू से ही काफी उत्साहित रही है। कमलनाथ ने पूरा कैंपेन अपने हिसाब से चलाया, पूरे प्रदेश में जीत का माहौल बनाया। कमलनाथ की शुरू से कोशिश रही कि मध्य प्रदेश का चुनाव लोकल इश्यूज पर लड़ा जाए। वो चाहते हैं कि शिवराज सिंह की एंटी इनकम्बेंसी पर फोकस रखा जाए, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के कैंपेन से कमलनाथ का ये प्लान गड़बड़ हो गया। लेकिन करें तो क्या करें, वो न तो राहुल और खड़गे को मध्य प्रदेश आने से रोक सकते हैं, और ना ही उनसे यह कह सकते हैं कि नेशनल इश्यूज मत उठाओ। रही सही कसर नरेंद्र मोदी ने अपने तूफानी कैंपेन से कर दी। मोदी ने पूरा फोकस नेशनल इश्यूज पर शिफ्ट कर दिया, सारा माहौल बदल दिया। हालांकि कमलनाथ ने कोशिश नहीं छोड़ी है, उन्होंने ऐसे किसी इशू पर रिएक्ट नहीं किया। कमलनाथ तो भगवान राम और बजरंगबली के सहारे
मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हैं। पर इस खेल को बिगाड़ने के लिए मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के भव्य मंदिर की बात की, जिसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के रीवा, भिंड और छतरपुर में कई रैलियां की। उन्होंने कहा अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। कांग्रेस के राज में हिंदुओं का यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा जब कांग्रेस कुछ करने लायक नहीं है तो उसे वोट देकर अपना वोट बर्बाद क्यों करना, कांग्रेस के बोझ को सिर पर लेकर क्यों चलना। अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना। क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस आपका विकास नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों, फिर इस बोझे को अपने सिर में ढोने से मतलब क्या है, फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? 22 जनवरी को अयोध्या में पहले कांग्रेस ही चढ़ाते थे हम लोगों को, कहते थे ना कि लोग नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो जो कहा था कि रामलला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। सभी काम पूरे किए ना? काम पूरे हुए ना? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाया होता है क्या? और भाइयों बहनों, तिथि भी बता रहा हूं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। राम मंदिर की बात जेपी नड्डा ने भी की, लेकिन उनका निशाना राहुल गांधी पर था। नड्डा ने मध्य प्रदेश के रतलाम, नरसिंहपुर और रायसेन में रैलियां की। नड्डा ने कहा कांग्रेस ने भेष बदल लिया है, अब उनका हिंदू प्रेम जाग गया है, कांग्रेस के लोग जनेऊ दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा ने लोगों से कहा यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, लेकिन अब कांग्रेस के नेता राम भक्त होने का नाटक कर रहे हैं। ये वेश बदल करके आते हैं। आजकल ये लोग भगवान राम का भी नाम लेने लगे हैं, भगवान राम का नाम लेने लगे। कोई कहता है मैं जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम काल्पनिक है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और एफिडेविट पर लिख करके दिया कि वाल्मीकि रामायण जो है वह काल्पनिक है। ये इनका दोहरा चरित्र, ये उनका चेहरा। और ये सच्चे भी हैं कि इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि भगवान श्री राम कितने वर्ष के लिए वनवास गए। इनको ये भी नहीं पता। नए नए राम भक्त हैं, समय लगेगा, देर आए सवेर आए। नड्डा ने गांधी परिवार की तरफ सिर्फ इशारा किया था, लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा ने सीधा हमला किया। असम के चीफ मिनिस्टर आज छत्तीसगढ़ में कैंपेन कर रहे हैं। एक पब्लिक मीटिंग में हिमंता ने कहा कि गांधी परिवार कभी रामलला के दर्शन करने नहीं जाता, क्योंकि उन्हें डर है इससे मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी नहीं होते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनते थे? अयोध्या में राम मंदिर बनना संभव था क्या? आज आप देखिए, भूपेश बघेल जी राम का नाम लेते हैं। मैंने भूपेश बघेल जी को पूछना चाहूंगा कि कभी रामलला का दर्शन किया आपने? कभी आपने राहुल गांधी रामलला का दर्शन करने गया? कभी सोनिया गांधी रामलला का दर्शन करने गया?
दुनिया का हर मंदिर जाते हैं, लेकिन रामलाला का मंदिर दर्शन करने नहीं जाते हैं। इसलिए रामलाला का मंदिर दर्शन करने जाने से बाबर और औरंगजेब नाराज हो जाएगा, इसीलिए वो लोग राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते। जब तक मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री ना बने, तब तक देश को बाबरी मस्जिद ही दिखाई दिया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना, भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा और हम लोग सब रामलाला का दर्शन के लिए भी हम लोग अयोध्या जाऊंगा। अगर नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता था, ये कांग्रेसी हमेशा हमको ये बाबर का गुलाम करके रख देता था, उसमें किसी का मन में कोई संदेह नहीं। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के सब नेताओं ने आज राम मंदिर की बात की। लोगों को याद दिलाया कि मोदी ने वो काम किया जिसका हिंदू समाज को 550 साल से इंतजार था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था। कांग्रेस ने राम मंदिर का निर्माण टालने की कोशिश की थी। हिमंता ने तो साफ साफ कह दिया कि गांधी परिवार राम मंदिर के दर्शन करने इसलिए नहीं जाता कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। दूसरी तरफ अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कैंपेन के दौरान अपना फोकस लोकल इश्यूज पर बनाए रखा। अमित शाह ने रीवा और जबलपुर में रैलियां की, रोड शो किया। रीवा की रैली में अमित शाह ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया, कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। अमित शाह ने शिवराज सिंह के काम की तारीफ की और कहा कि शिवराज की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू से बेमिसाल बना दिया। दिग्विजय की सरकार थी, मध्य प्रदेश को बंटाधार कर दिया था इन्होंने, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना। रोड खड्डे में है या रोड में खड्डा है मालूम ही नहीं पड़ता था, बिजली का नामो निशान नहीं था। मध्य प्रदेश को पूरा बर्बाद करके रखा था। पूरा चंबल के अंदर गैंग, डकैत, फिरौती, मध्य प्रदेश के अंदर कौमी दंगे, इस सारी चीजों को समाप्त कर 18 साल के अंदर शिवराज जी के शासन में मध्य प्रदेश बेमिसाल राज्य बना है। बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अमित शाह ने कांग्रेस के शासन पर सवाल उठाए तो कमलनाथ ने मुरैना की पब्लिक मीटिंग में उसका जवाब दिया। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी के लोग विकास की बातें करते हैं, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया। मैं राजा नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह कहते हैं ना, मैं मामा हूं। मैं मामा नहीं हूं, मैं केंद्र का मंत्री नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश बना दिया, एक चौपट प्रदेश। जगह जगह मैं जाता हूं, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था चौपट, किसान चिल्ला रहे हैं खाद के लिए, कोई बिजली के लिए चिल्ला रहा है, नौजवान रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं। ये आज ऐसा प्रदेश बना दिया। और विकास किसका होता है? भ्रष्टाचार का, घोटालों का और कमीशन का। ये आज आप सबके सामने है। कमलनाथ लगातार शिवराज सिंह की सरकार पर सवाल उठाते हैं। शिवराज के अपने आप को मामा कहने पर कमेंट करते हैं। शिवराज के राज को चौपट बताते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इन बातों का जवाब नहीं देते। वो जिस रैली में जाते हैं, मध्य प्रदेश की महिलाओं से सीधा संवाद करते हैं, उनके खाते में सरकारी पैसा भेजने की बात करते हैं। आज उज्जैन की एक सभा में शिवराज सिंह ने साफ साफ कहा, कांग्रेस चाहे कुछ भी करे, इलेक्शन कमीशन से जितनी चाहे शिकायत करे, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे, अपनी बहनों का ख्याल हमेशा रखेंगे। मेरी बहनों, कभी किसी सरकार ने खाते में पैसा डाला था क्या?
ये कोई मुख्यमंत्री ने नहीं डाला, ये तुम्हारा भाई, जिसका दिल हमेशा इस दर्द से भरा रहता था कि मेरी बहनों का अपना खाता होना चाहिए और उस खाते में हर महीने पैसा आने चाहिए ताकि वो पूरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, उसका अपना पैसा। इस बार मैंने 7 तारीख को डाल दिया, हर बार 10 तारीख को जाता था। 7 इसलिए के धनतेरस, दिवाली सब थी। और एक बात और बता रहा हूँ, कांग्रेस ने बहुत रोकने की कोशिश करी, चुनाव आयोग चिट्ठी लिखी कि अभी पैसा नहीं जाना चाहिए, मामा को फायदा मिल जाएगा। अरे मैंने फायदे नुकसान के लिए थोड़ी किया है नादान कांग्रेसियों, मैंने तो बहनों के सम्मान के लिए ये कदम उठाया है। इस बार 7 तारीख को ही हमने खाते में पैसा डाल दिए। बहनों आ गए कि नहीं आए? अरे जोर से तो बोल दो भैया, से आ गए कि नहीं? शिवराज सिंह का फोकस बिल्कुल क्लियर है। वो लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं, चुनाव जीतने के बाद उसकी राशि बढ़ाने का वादा करते हैं, खुद को मामा और भाई कहकर समर्थन मांगते हैं। असल में मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं, जिसमें महिला वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 72 लाख है। इनमें लगभग आधी वोटर्स 50% महिलाएं हैं। शिवराज सिंह जानते हैं कि अगर महिलाओं का वोट उन्हें मिल गया तो जीत का रास्ता आसान हो जाएगा। अब मैं आपको तेलंगाना का नजारा दिखाता हूं। यहां भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तेलंगाना में वैसे तो टक्कर बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन बयानों से लग रहा है कि असली मुकाबला ओवैसी और कांग्रेस के बीच है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ओवैसी पर लगातार अटैक कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि ओवैसी तो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। ओवैसी ने रेवंत रेड्डी को जबरदस्त जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के असली आदमी हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने संघ के स्कूल में सियासत सीखी है और अब तेलंगाना में कांग्रेस को बीजेपी और आरएसएस ही चला रहे हैं। आज कांग्रेस का जो गांधी भवन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। ये आरएसएस से आया है, आरएसएस में ही रहेगा। जो आरएसएस से निकल के आता वो नहीं छोड़ता आरएसएस को, तो आरएसएस उनको डुबा डुबा के एक रंग में कर देती उनको। तो आरएसएस से बीजेपी में गए, बीजेपी से तेलुगु देशम में गए, फिर आरएसएस ने कहा कि तेलुगु देशम अब कमजोर हो गई, तुम कांग्रेस में कूद जाओ, तो कांग्रेस में कुलाटी मारे। अब कांग्रेस में कुलाटी मारने के बाद उनको जो आरएसएस में जो तरबियत दी गई थी नफरत की, वो नफरत उनकी जबान पे आ गई। ये जो फाशिस्ट होते हैं ना, वो पहले कपड़ों पे हमला करते, फिर फेशियल जो फीचर्स होते उस पर हमला करते, उसके बाद फिर फिजिकल असॉल्ट शुरू होता। तो ये पहला स्टेज है फैशिज्म का, जो इनकी नफरत का, जो रेवंत रेड्डी अब मुकम्मल कर चुके हैं। अब उसके बाद इनका दूसरा स्टेप शुरू होगा। अब शेरवानी से नफरत, कुर्ता पैजामा पहनने वालों से नफरत, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, उनसे आपको नफरत है। तो भाई खुल के बोल दो ना कि जो कुर्ता पैजामा पहनते, सर पे टोपी दाढ़ी, मेरे को वोट मत दो। असदुद्दीन ओवैसी के कपड़ों पे तनकीद करने का मतलब यही है कि जो भी कुर्ता पैजामा शेरवानी टोपी पहनेगा मैं उनको नफरत करता हूं। क्लासिक फैशिज्म है, ये याद रखो। हिटलर के जमाने में भी यहूदियों के पहले कपड़ों पे हमला होता था, फिर यहूदियों के ऊपर उनके खाने पीने पे हमला हुआ, उसके बाद 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। तो ये जो जबान कपड़ों की इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये हिटलर की नाजिज्म की जबान है और ये प्रधानमंत्री की जबान है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो। तो ये उनको बोल रहे, ये हमारे आरएसएस अन्ना बोल रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हम आपके साथ हैं, आपकी जबान हम यहां बोल रहे। ओवैसी तेलंगाना में कांग्रेस के अध्यक्ष पर इतना बरसे, उसकी वजह भी समझ लीजिए। असल में रेवंत रेड्डी ने ओवैसी को मुस्लिम विरोधी और आरएसएस का एजेंट बताया था। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि ओवैसी निजाम के रजाकारों के वारिस हैं, जिन्होंने हैदराबाद रियासत आजाद होने से पहले हिंदुओं पर जुल्म ढाए थे। रेवंत रेड्डी ने कहा ओवैसी खुद बैरिस्टर हैं, लेकिन उनके मुकदमे बीजेपी के नेता रघुनंदन राव लड़ते हैं।
इसी से पता चलता है कि बीजेपी से वो मिले हुए हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी एमएलए दुब्बा का रघुनंदन राव इनका वकालत लेकर इनको बेल दिलवाया संगारेड्डी कोर्ट में, वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे आप आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके ने। बार बार मेरे बारे में आप कह रहे, मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी से, एमआईएम किसका पार्टी है? कासिम रिजवी का। कासिम रिजवी कौन है? रजाकर है। किसका? निजाम नवाब का सेनापति। वो रजाकर, वो कासिम रिजवी का पार्टी है। आज के तारीख में आपको कासिम रिजवी बोल के बुला सकता हूं क्या? ये बात छोड़ो भाई, आपके हैदराबाद अतराफ में 7 असेंबली है, 7 में से गोशा महल भी एक है। गोशा महल में आपका दारुसलाम हेडक्वार्टर्स है, एमआईएम का हेडक्वार्टर्स है। गोशा महल में राजा सिंह आपके जानी दुश्मन बोलते, आप और आपके परिवार के बारे में कितने गंदे गंदे बातें बोलते हो। वो राजा सिंह के खिलाफ आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आप और आपका भाई कोई ना कोई लड़ो, और तीसरा भाई भी है, तीसरा भाई को वहां से चुनाव लड़वा दो। वो तीसरे तो काली है ना, तीसरे से राजा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। रेवंत रेड्डी बार बार यह कहने कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, वो बीजेपी के कहने पर अपने कैंडिडेट मैदान में उतार रहे हैं। रेवंत रेड्डी के इस इल्जाम पर ओवैसी ने जवाब दिया राहुल गांधी को। ओवैसी ने कहा, जब वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं तो भी राहुल गांधी के पेट में दर्द होता है, कैंडिडेट नहीं उतारते तो भी कांग्रेस उनसे परेशान रहती है, आखिर वो करें तो क्या करें। आप खड़े रहे कि आप वोट काट रहे और आप मेरे को बोल रहे, तो ये डील कर लिए। आरएसएस अन्ना जो है बोले कि तुम गोशा महल में डील कर लेंगे और एलबी नगर मेरे को मदद करो। एलबी नगर जीत गए, यहाँ पे बीजेपी को जिता दिए, मैं था ही नहीं। अच्छा, और एक बात देखो, मैं नहीं खड़ा तो पेट में दर्द, खड़े रहा तो पूरा घर दर्द होता है इनको। हाँ, इनके राहुल को दर्द होता, पैसे लेके खड़े हो रहे, अब नहीं खड़े रहा तो कहीं को दर्द हो रहा है। बाबा तेरे को चाय पी के सो जा, ईरानी चाय हमारे अच्छी होती है हैदराबाद की। यानी इनका अजीब मामला है। ये मकसद क्या है कि बस आप हमारे सामने ठहरना नहीं, हमारे से आंख में आंख नहीं मिलाना, नीचे मुंडी करके हाथ जोड़ के ठहरना। अरे भाड़ में जाए, हैदराबाद में बोलते ऐसे लोगों को बैगन को बोलो। ऐसा लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने ओवैसी को छेड़कर मुसीबत मोल ले ली है। ओवैसी जबरदस्त ओरेटर हैं, जवाब देने में माहिर हैं। जब कांग्रेस ने उन्हें आरएसएस का एजेंट कहा तो ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष की पोल खोल दी, उनकी पूरी बैकग्राउंड बता दी। असल में ओवैसी ने हमेशा मुसलमानों के हक की बात की है, मुसलमानों पर होने वाली ज्यादतियों को गिनाया है। आरएसएस पर उन्होंने हमेशा डायरेक्ट अटैक किए हैं, इसलिए उन पर आरएसएस का एजेंट होने का इल्जाम चिपकाना टेढ़ी ही साबित होगा। इल्जाम का एक ऐसा ही दौर आज बिहार में देखने को मिला। आज लालू यादव भी अपने पुराने रंग में दिखे। गोवर्धन पूजा के मौके पर लालू यादव पटना के इस्कॉन मंदिर पहुंचे। लालू यादव यहां अपने समर्थकों से मिले और मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो बीजेपी के लीडर और मोदी सरकार में मिनिस्टर नित्यानंद राय पर सीधा निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। असल में लालू यादव का निशाना बीजेपी के उस गोवर्धन महोत्सव पर था जिसका आयोजन बीजेपी के यादव नेताओं ने किया था। लालू यादव ने कहा, कुछ लोग यादवों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यादव एक हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आज देख रहे थे कि भाजपा के दफ्तर में यदुवंशी के नाम पर सब जुटे हुए थे, कुछ चंद लोग, कंस लोग। उनको कोई कुछ नहीं सोचता था, लालू यादव। अरे लालू यादव नहीं होते तो तुम कहाँ होता? जिस तरह से यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा,
जहां जहां भाजपा का राज है वहां वहां उस राज में यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, खंडित किया जा रहा। हम चलने नहीं देंगे। आज देश में जो हालात है आपसे छिपा हुआ नहीं है। राजनीति में धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनीति में गद्दे पर बैठने के लिए कृष्ण भगवान और धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। सभी भारतवंशियों को हम रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और उनको जो सता रही है शक्तियां, वो शक्ति का नाश करेंगे हम सब। लालू यादव ने बीजेपी के यादव नेताओं पर हमला इसलिए बोला क्योंकि आज पटना में बीजेपी के यादव समाज के नेताओं ने भी गोवर्धन महोत्सव का आयोजन किया। इसे ऑर्गेनाइज कराया केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने और इसमें बीजेपी के कई यादव नेता शामिल हुए। मौका तो था गोवर्धन पूजा का, लेकिन नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार के पिछले हफ्ते दिए गए बयान को मुद्दा बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर इनडिसेंट कमेंट किए गए। नित्यानंद राय ने नीतीश के बहाने तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाया और कहा सदन में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन तेजस्वी वहां चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। आज भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। बिहार विधानसभा में द्रौपदी के लिए, हमारी मां बहन के लिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवहार किया, जो शब्दों का उपयोग किया, जो काम किया, वह द्रौपदी के चीरहरण जैसा है। तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा भी आपको यह गर्व होता कि हम भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लिए हैं, तो नीतीश का हाथ थाम कर बोलते, रुक जाओ नीतीश, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देगा। लेकिन आपने क्या किया? उस दुशासन का साथ दिया। उस दुशासन का साथ देकर आपने बड़ा पाप किया है, बड़ा पाप किया है। बिहार और देश का जदवंशी, दुनिया का जदवंशी आपको माफ नहीं कर सकता। इस दुशासन की प्रवृत्ति रखने वाले इस सरकार को समाप्त करना है 2025 में, और उसके पहले 2024 में 40 की 40 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। भगवान कृष्ण का सपना पूरा अगर इस कलयुग में कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। नित्यानंद राय ने जो कुछ कहा, लालू यादव ने ध्यान से सुना, जवाब देने में देरी नहीं की। लालू यादव ने कहा कि नित्यानंद राय यदुवंशियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, लेकिन सच तो है कि नित्यानंद राय नेता बनने से पहले ठेकेदारी करते थे, हाजीपुर से गाय ले जाकर कटवाते थे। लालू यादव ने कहा आज ये लोग लालू यादव पर सवाल उठा रहे हैं, कहते हैं कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, लेकिन खुद की हैसियत नहीं देखते। अगर तेज प्रताप को इनके खिलाफ चुनाव लड़ा दें तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखा हमने कि लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारी बीबी को बना देते। राबड़ी देवी नहीं होती तो आज राष्ट्रीय जनता दल हमारी सरकार नीतीश के और तेजस्वी यादव के और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं होती, कभी खत्म कर देता है। कि हम देख रहे थे टीवी पर कि सब भाषण करते चला जा रहा, बोलते चला जा रहा। हाजीपुर में वहां से सब मेला लगाता है, मेला में लोड करके बैल को और गौ को ले जाता है, कटवाता है नित्यानंद राय।
ये एमएलए है वहां का, यहाँ खड़ा ही जानता है, बोल नहीं रहा है। ये सच्चाई है। बाद में ले जाके ये बिजनेस करना, गाय भैंस कटवाना, बैल कटवाना। तुम्हारा हैसियत ये है अभी कि तेज प्रताप को खड़ा कर दे तो तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी का नाम लेता है। श्री कृष्ण भगवान का सम्मेलन करना, उनका नाम लेना और नरेंद्र मोदी का माला जपना। क्या है नरेंद्र मोदी? लालू यादव ने आज जो कहा उसकी बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। वो अपने आप को बिहार में यादवों का एक छत्र नेता मानते हैं। वो नहीं चाहते कि यादव समाज डिवाइड हो। भगवान कृष्ण को यदुवंशी कहा गया है। यादव समाज के लोग श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति सीधे सीधे गौपालन से जुड़ी है। यादव समाज के लिए गाय भावनाओं से जुड़ी है। इसीलिए लालू यादव ने नित्यानंद राय पर गाय कटवाने का आरोप लगा दिया। अच्छा तो यह होता है कि आज गोवर्धन का त्योहार सब लोग मिलकर बनाते, सब मिलकर गाय की पूजा करते और इस महोत्सव को राजनीति से दूर रखते तो बेहतर होता। बिहार से आज एक दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर आई। बिहार के जमुई में आज इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक्शन लेने गई पुलिस पर सैंड माफिया ने हमला कर दिया। एक सब इंस्पेक्टर को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी कि जमुई के रोपावेल गांव में इलीगल माइनिंग का कारोबार चल रहा है और रेत से ज्यादा एक ट्रैक्टर वहां से गुजरने वाला है। सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन फौरन मौके पर पहुंचे, ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेखौफ रेत माफिया ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और फरार हो गए। इस हमले में सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन और उनके साथ मौजूद होमगार्ड का जवान जख्मी हो गए। दोनों को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। सुबह सुबह उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध बालू का खनन करके एक ट्रैक्टर आपको रोपावेल जो जमुई, नवादा और गिरिडीह बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ से चनरवा घाट से अवैध खनन करके उसका आपको परिवहन कर रहा है। उसी के विरुद्ध छापेमारी करते हुए तुरंत जो सशस्त्र बल है उसके साथ उन्होंने आपको प्रस्थान किया और वहाँ पे गए और जब उस प्रयासरत थे उसको रोकने में, तो जो ट्रैक्टर चालक हैं उनके द्वारा आपको जानबूझकर उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिस कारण से इलाज के क्रम में उनकी आपको मृत्यु हो गई। इसमें एक जो होमगार्ड है उनकी भी हताहत होने की सूचना है। जो इसमें शामिल अपराधी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। मिथिलेश ठाकुर की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और कृष्णा रविदास के विरुद्ध भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बिहार में सैंड माफिया ने सरेआम एक दरोगा की हत्या कर दी। जाहिर है नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठे। बीजेपी ने कहा नीतीश कुमार के राज में माफिया बेखौफ है, अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। लेकिन जब नीतीश सरकार में मिनिस्टर चंद्रशेखर से जवाब मांगा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा ऐसा कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो होता रहता है। बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अच्छा नहीं, कभी ये नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है, समय समय पर होती है। अपराधियों को मुंह तो जवाब दिया जाता है। अपराधी कितना देर बच पाते हैं? अब आपके हाथ में संगीन है, किसी को मार दोगे और उसका प्रतिफल क्या होता है? 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, अपराधी जेल में होते हैं, शिनाख्त होती है, सजा होती है। यही ना हो सकता है। लेकिन जब अपराध है, अपराध वृत्ति है, तो कोई नई बात नहीं। इस तरह के अपराध होते रहते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी सख्ती से। मैं बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर की बात सुनकर हैरान हूं। इतना बड़ा हादसा हुआ, पुलिस अफसर को रेत माफिया ने कुचलकर मार दिया और मंत्री महोदय कह रहे हैं ऐसा होता रहता है। यह व्यवहार शर्मनाक है, इनसेंसिटिव है। और जब इस तरह की बयानबाजी होती है, उसी का असर यह होता है कि बिहार में पुलिस का मोराल डाउन होता है
और माफिया बेखौफ होकर अपराध करता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का काम आज अगले फेज में पहुंच गया। सिलक्यारा टनल के बाहर आज स्टील की वो पाइप पहुंच गई जिसके जरिए टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाना है। करीब 2.5 फीट चौड़ी स्टील की ये मजबूत पाइप सुरंग के अंदर ड्रिल करके उतारी जाएगी, जिससे सुरंग के अंदर एक और सुरंग जैसा रास्ता बन जाएगा और उसके जरिए अंदर फंसे 40 मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। टनल बनाने वाले एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ की टीमें भी मौजूद हैं। अच्छी बात यह कि अंदर फंसे सभी 40 लोग सुरक्षित हैं। आज एक व्यक्ति ने टनल के अंदर फंसे अपने रिश्तेदार से बात भी की। परेशान मत होगी, बहुत लोग बात कर रहे हैं। टनल के अंदर खाने पीने का सामान और ऑक्सीजन पाइप के जरिए भेजी जा रही है। दवाइयां भी सप्लाई की गई हैं। अभी मैं टनल के अंदर गया था और उसमें हमारे वर्कर्स से एसडीआरएफ के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी सीएमओ साहब के द्वारा अभी की गई है और उनको दवाई भी भिजवाई जा रही है। जहाँ तक रेस्क्यू की बात है, पाइप पुशिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, ये अभी प्रारंभ होने वाली है प्रक्रिया। उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और हम अपने शेड्यूल के अनुसार ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात है कि टनल में फंसे 40 मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें बाहर निकालने का काम बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है और हम तो सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जल्दी ही बाहर निकल आए। आज की बात में इतना ही।